की जो कहानियां हैं, उनका उद्देश्य क्या है, प्रेमचंद किस तरह की कहानियां लिखते थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन और प्रेमचंद की कहानियां। स्वाधीनता यानी क्या, स्वाधीनता प्राप्ति। प्रेमचंद का जो लेखन समय था वो पराधीन भारत था, और पराधीन भारत को बहुत ही नजदीक से देखा प्रेमचंद जी ने। स्वाधीनता प्राप्ति प्रेमचंद के लेखन का ही उद्देश्य नहीं था, जीवन का उद्देश्य भी यही था कि स्वाधीन हो जाए। तो साहित्य का अधिकांश भाग जो है, उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के आंतरिक पक्षों का सूक्ष्म विश्लेषण करता है। प्रेमचंद की रचनाओं के द्वारा हम देख सकते हैं कि स्वाधीनता विमर्श, स्वाधीनता के बारे में जो आलोचना हुई, प्रेमचंद ने ही उस स्वाधीनता विमर्श का बीज डाला था, ये कह सकते हैं। क्योंकि प्रेमचंद पूर्ण स्वराज के हिमायती थे। स्वराज में उनकी धारणा इस देश के शोषित पीड़ितों को मुक्त करने की भावना थी। स्वाधीनता कहने से क्या, प्रेमचंद किस स्वाधीनता के बारे में बात करते थे। भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराना है, यही समझते हम। पर वे हर हाल में भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त देखना चाहते थे। वे जानते थे कि पराधीनता ही सबसे बड़ा दुख है। उपनिवेशवाद से मुक्ति। स्वाधीनता कहने से क्या, प्रेमचंद के लेखन में स्वाधीनता का पहला और महत्वपूर्ण अर्थ था भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराना, और हर हाल में भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त देखना। और वे जानते थे कि पराधीनता सबसे बड़ा दुख है। हम देखें कि उपनिवेशवाद से मुक्ति, प्रेमचंद की रचनाओं में जो स्वाधीनता विषयक जो तथ्य उभर कर आए हैं, उसमें हम देखें कि उपनिवेशवाद से मुक्ति चाहता था लेखक। किसानों की स्वाधीनता, प्रेमचंद की स्वाधीनता कहने से दूसरा मतलब क्या, किसानों की स्वाधीनता से। प्रेमचंद चाहते थे कि भारत स्वाधीन हो, और स्वाधीन भारत का किसान भी स्वाधीन हो। उन्हें किसी जमींदार की गुलामी न करनी पड़े, जमींदार के बोझ तले दबकर प्राण न देने पड़े। प्रेमचंद के स्वाधीनता का तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य है कि सामंतवाद से व्यापक भारतीय समाज की मुक्ति। वे अच्छी तरह जानते थे कि जब तक इस देश में सामंती व्यवस्था रहेगी, वर्ण भेद रहेगा, तब तक कोई भी राजनीतिक स्वाधीनता प्रभावशाली नहीं हो सकेगी। जाति भेद के रहते लोकतंत्र भी नहीं आ सकता, अच्छा लोकतंत्र भी नहीं आ सकता। और स्वाधीनता के बारे में जो चौथा आशय हम लेते हैं, तो प्रेमचंद ने अपने लेखन में ये स्पष्ट किया कि जब तक हमारे समाज की स्त्रियां स्वाधीन नहीं होती, तब तक स्वाधीनता अधूरी रहेगी। समाज और राष्ट्र का पूरा विकास होने के लिए स्त्रियों की मुक्ति को ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना। स्त्रियों की स्वाधीनता, दलित मुक्ति, दलितों की स्वाधीनता, अछूतापन को मिटाकर सदा सदा के लिए छूत अछूत की समस्या को समाप्त करना। ये महत्वपूर्ण तथ्य है कि अपने अंतिम दिनों में उन्होंने अपने लेखन का अधिकांश समय जो है दलित मुक्ति को ही समर्पित किया। इन सबसे स्वाधीनता के बाद प्रेमचंद के लिए स्वाधीनता का और एक आशय भी था कि दिमागी गुलामी से स्वाधीनता। उनकी दृष्टि में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक
स्वाधीनता तब तक कारगर नहीं हो सकती जब तक कि व्यक्ति मानसिक रूप से गुलाम है। इसलिए पहले तो आवश्यक है कि प्रत्येक भारतीय को दिमागी गुलामी से स्वाधीन होना चाहिए। इसी प्रकार स्वाधीनता का और एक आशय है प्रेमचंद के अनुसार कि मजदूरों को शोषण दमन से मुक्ति। उनके लिए स्वाधीनता का मतलब था एक ऐसा समाज बने जो पूरी तरह शोषण मुक्त हो। कहने की आवश्यकता नहीं कि प्रेमचंद राष्ट्रवाद की अवधारणा को पूरी तरह से स्वाधीनता पर केंद्रित रखते थे। जितना विस्तृत उनके लिए स्वाधीनता का आशय है उतना ही विस्तृत है राष्ट्रवाद। यह सच है कि राष्ट्रीय चेतना से जुड़ती है तभी वह मनुष्य धर्मी होती है। तो प्रेमचंद के साहित्य में अगर हम स्वाधीनता देखते हैं तो स्वाधीनता का अर्थ सिर्फ यही नहीं कि अंग्रेजों से मुक्ति, हमें उपनिवेशवाद से मुक्ति मिलनी चाहिए। प्रेमचंद और स्वाधीनता आंदोलन भी अगर हम देखें तो वो स्वाधीनता क्या थी? उपनिवेशवाद से मुक्ति, अंग्रेजी शासन से मुक्ति, किसानों की स्वाधीनता चाहता था। कैसी स्वाधीनता? किसानों की स्वाधीनता, कि भारत का स्वाधीन भारत का किसान भी स्वाधीन हो, किसी जमींदार के आगे उसे गुलाम न बनना पड़े। सामंती व्यवस्था के रूप में उन्होंने स्वाधीनता कहा कि सामंतवाद से व्यापक जो है भारतीय समाज से मुक्ति, जाति भेद के रहते अच्छा लोकतंत्र नहीं हो सकता। स्त्रियों की स्वाधीनता, हमारे समाज की स्त्रियां स्वाधीन नहीं होंगी तब तक तो हमारी स्वाधीनता अधूरी रहेगी। समाज और राष्ट्र का पूरा विकास नहीं हो सकता। स्त्रियों की मुक्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दलितों की मुक्ति, दलितों की स्वाधीनता, छूत अछूत की समस्या को समाप्त करना। और सबसे बड़ी स्वाधीनता थी कि दिमाग की स्वाधीनता, दिमाग की गुलामी। जब तक हम व्यक्ति मानसिक रूप से गुलाम रहेगा वब तक स्वाधीनता का क्या मकसद? मजदूरों के शोषण दमन से मुक्ति। इस स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण कैसे है प्रेमचंद के कथा साहित्य में, कहानियों में? प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में स्वाधीनता आंदोलन का जीवंत चित्रण किया है। उनके लिए स्वाधीनता आंदोलन का मतलब था विदेशियों को भगाना और आत्म परिष्कार। स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण करते हुए उन्होंने अंग्रेजों की कूटनीति, जैसे भारतीयों के प्रति अंग्रेजों की दृष्टि क्या है, स्वराज के लिए करने वाले प्रयास, स्वदेशी आंदोलन में हिस्सा लेने वाले जो संघर्ष या शराबबंदी आंदोलन के साथ साथ स्वाधीनता आंदोलन के प्रति विभिन्न वर्ग के विचारों को भी चित्रित या वर्णित किया गया है। इसी प्रकार प्रेमचंद की एक कहानी ऐसी है, अधिकार चिंता। प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी है जिसमें जानवरों के माध्यम से अंग्रेजों की कूटनीति का खुलासा करते हैं। जिस प्रकार से अंग्रेज पर फूट डालो और राज करो के सिद्धांत पर चल रहे थे, बिल्कुल उसी प्रकार टामी भी चलता है। प्रेमचंद लिखते हैं कि टामी ने एक नई चाल चली। वह कभी किसी पशु से कहता तुम्हारा फलाना शत्रु को हम मार डालने की तैयारी कर रहा है, किसी से कहता कि फलाना तुमको गाली देता है, कि जंगल के जंतु उसके चकमे में आकर आपस में लड़ जाते थे और टामी की चांदी हो जाती है। मानसरोवर नामक जो कहानी संग्रह है उसके खंड में दिया गया है। लेकिन प्रेमचंद जानते थे कि इस प्रकार बार बार बराबर चांदी नहीं होगी और कूटनीति पर जीने वाले एक दिन टामी को इसी तरह हार जाएंगे। तो स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण प्रेमचंद, और जो स्वाधीनता आंदोलन है, प्रेमचंद स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण करते हुए सबसे पहले अंग्रेजों की उस दृष्टि का चित्रण करते हैं जो हिंदुस्तानियों को जानवरों से भी गया गुजरा समझती थी। प्रेमचंद की ऐसी दृष्टि के प्रति सार्थक घृणा पैदा करने में सफल कोशिश करते हैं कि उनकी पत्नी
से पति शीर्षक जो कहानी है, उस कहानी में पति अंग्रेज सरकार का हिमायती है और पत्नी कांग्रेस की पक्षधर है। एक दिन पत्नी कांग्रेस के जलसे में शामिल होकर 200 रुपया चंदा देती है। इस कहानी में प्रेमचंद पहले तो पति और पत्नी के चरित्र को स्पष्ट करते हैं। पति को हिंदुस्तानी होने पर शर्म आती है, लेकिन पत्नी को हिंदुस्तानी होने का गर्व है। वह पति का तिरस्कार करते हुए कहती है कि भारत के सिवा और भी कोई देश है जिस पर फिर दूसरी जाति का शासन हो। छोटे छोटे राष्ट्र भी किसी दूसरी जाति के गुलाम बनकर नहीं रहना चाहते। क्या एक हिंदुस्तानी के लिए शर्म की बात नहीं है कि वह अपने थोड़े से फायदे के लिए सरकार का साथ देकर अपने ही भाइयों के साथ अन्याय करे? मानसरोवर में दिया गया। दरअसल प्रेमचंद पति जैसे टुच्चे और चमचे व्यक्ति का चरित्र सामने लाकर दिखाना चाहते हैं कि इस देश में ऐसे भी कपूत हैं, लेकिन देखने की बात यह है कि वो इतने पर ही नहीं छोड़ देते। पति महोदय को बकायदा अपने अंग्रेज ऑफिसर से गाली सुनते हुए भी चित्रित करते हैं। उनका अधिकारी कहता है कि यू ब्लेडी, सरकार तुमको 500 रुपये इसलिए देती है कि तुम अपने वाइफ के हाथ से कांग्रेस को चंदा दिलवाएगी। प्रेमचंद दिखाना चाहते हैं कि जब अंग्रेजों का रवैया अपने चाहने वालों के प्रति ऐसा है, तो भारतीयों के प्रति कितना अमानवीय होगा। बहुत अमानवीय व्यवहार करते थे। इसी तरह प्रेमचंद की और भी कहानियां हैं, इस्तीफा कहानी, दीक्षा कहानी। प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में इस बात को प्रभावशाली ढंग से चित्रित किया है कि अंग्रेज सरकार भारतीयों की जो यहाँ का नागरिक नहीं मानती। उनकी दृष्टि में भारतीय गुलाम है और गुलामों को मनुष्य कहलाने का अधिकार नहीं होता। यह भी महज संयोग नहीं है कि प्रेमचंद के इस प्रयोग का बड़ा असर हुआ था। प्रेमचंद अंग्रेजों की मनुष्य विरोधी नीतियों का वर्णन करके ही चुप नहीं हो जाते, बल्कि उससे बहुत आगे बढ़कर स्वराज के लिए होने वाले प्रयास का चित्रण करते हैं। समर यात्रा भी इनकी एक ऐसी कहानी है। समर यात्रा कहानी में प्रेमचंद ने स्वाधीनता आंदोलन के साथ जुड़ी हुई जनमानस की भावनाओं का चित्रण किया है। नौहरी के चरित्र में उनकी कलात्मकता और संवेदनशीलता देखने को ही मिलती है। नौहरी एक गरीब बुढ़िया है, लेकिन उसमें एक गजब का उत्साह है। वो सत्याग्रहियों का स्वागत करना चाहती है, पर उदास है। तो प्रेमचंद ने ऐसी कहानी जुलूस है जो स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण कराती है। तो प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में स्वाधीनता आंदोलन का, या प्रेमचंद ने अपने कथा साहित्य में स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण करते हुए इस बात को विशेष रूप से रेखांकित किया है कि विरोध के लिए एकजुट होना जरूरी है। किसी भी चीज का विरोध करो तुम, अगर यूनिटी नहीं होगी तो आप किसी भी चीज में सफल नहीं हो सकते। टुकड़े टुकड़े में बांटकर बड़ी लड़ाई नहीं जीती जा सकती है। प्रेमचंद की जेल जो कहानी है, उसमें परिवार देश को दे चुकी मृदुला से कहलवाते हैं कि लोग कहते हैं कि जुलूस निकालने से क्या होता है, पर सिद्ध होता है कि हम जीवित हैं, अटल हैं और मैदान से हटे नहीं हैं। प्रेमचंद अपनी कहानियों में या अपने कथा साहित्य में स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण कराते हुए ये दिखाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पूर्ण स्वराज चाहती है। उससे कम का कोई समझौता नहीं स्वीकार है। क्या कह रही है देश की जनता? हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। और इतिहास से अध्ययन से पता चलता है कि 1905 ईस्वी की बंग भंग योजना ने अंग्रेजों के प्रति भारतीयों के रहे सहे विश्वास को भी समाप्त कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रवादी कांग्रेसियों ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का अखिल भारतीय आंदोलन चलाया
और इसी आंदोलन की प्रक्रिया में राष्ट्रीय कांग्रेस जो है गरम और नरम दलों में विभाजित हो गया। नरम दल के लोगों का मानना था कि स्वदेशी अपनाओ का नारा होना चाहिए, जबकि गरम दल ने स्वदेशी के स्वीकार और विदेशी के बहिष्कार दोनों को साथ लेकर चलना ही श्रेयस्कर समझा। यदि इस बंटवारे को अलग करके देखें तो कहना न होगा कि स्वाधीनता आंदोलन ने भारतीय स्वाधीनता संग्राम को बहुत बल प्रदान किया। प्रेमचंद ने अपनी स्वाधीनता आंदोलन विषय की जो कहानियां लिखी या उपन्यास भी जो लिखे, उस आंदोलन का प्रभाव कितना सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। सुहाग की साड़ी जो शीर्षक कहानी प्रेमचंद लिखते हैं, विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई जा रही है और स्वयं सेवक के जत्थे भिखारियों की भांति द्वार द्वार पर खड़े होकर विलायती कपड़ों की भिक्षा मांगते हैं, और ऐसा ही कोई घर होगा जो नहीं देता होगा। कई कैरेक्टर तो अपने अच्छे अच्छे महंगे वस्त्र दे देते हैं। इसी तरह प्रेमचंद की कई कहानी है, चकमा कहानी, तवान कहानी। प्रेमचंद का मानना था कि जब अपने देश में कपड़ा बनता है तब विदेशी कपड़ा पहनना अपने देश के साथ, अपने लोगों के साथ अन्याय है। ये तो अकारण ही नहीं कि प्रेमचंद ने स्वदेशी आंदोलन को एक राष्ट्रीय व्रत के रूप में चित्रित किया है। अपनी कहानियों में भी स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण करते हुए प्रेमचंद ने शराबबंदी आंदोलन को भी खूब महत्व दिया। जिस देश में करोड़ों लोग भूखे सो जाते हैं, उसी देश में कुछ लोग सिर्फ नशे के लिए धन का दुरुपयोग करते हैं। ये प्रेमचंद के लिए सही था। उन्होंने शराबबंदी आंदोलन को लेकर सशक्त कहानियां लिखी। दीक्षा नामक जो कहानी थी, उन्होंने एक वकील के व्यक्तिगत अनुभव को चित्रित किया वहां पर, और उसके माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि शराब व्यक्तिगत और राष्ट्रीय क्षति का कारण होता है। शराब की दुकान भी इसी तरह से एक प्रेमचंद की लंबी कहानी है। ये तो थी स्वाधीनता आंदोलन के बारे में। अब राष्ट्रवाद का चित्रण कैसे हुआ है प्रेमचंद की कहानियों में, क्योंकि प्रेमचंद भावुकता में बहकर आंसू बहाऊ लेखन करने वाले लेखक नहीं थे। ये जिस विषय को उठाते थे उसे अपने आलोचनात्मक विवेक से खूब जांच पड़ताल करके ही प्रस्तुत करते थे, और स्वाधीनता का प्रश्न उनके लिए सबसे बड़ा प्रश्न था। इसलिए स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण करते हुए उन्होंने लगातार जो स्वाधीनता की जो विसंगतियां हैं विभिन्न प्रकार की, उन पर प्रहार किया। जो भारतीय राष्ट्रवाद को संकीर्ण बना रही थी, उन्होंने उन मूल्यों का बारीक चित्रण किया जो भारतीय राष्ट्रवाद को व्यापक परिप्रेक्ष्य में दिखा रहे। तो प्रेमचंद की कहानियों में राष्ट्रवाद की व्यापकता को चित्रित करते हुए ये दिखा रहे थे कि धीरे धीरे सारा हिंदुस्तान स्वाधीनता के मुद्दे पर एक हो जाए। सती कहानी की जो नायिका है, अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपनी सेना के साथ रणभूमि में जाती है। उसके साहस का चित्रण करके प्रेमचंद कह रहे हैं कि स्त्रियों को हमें कभी भी अबला नहीं समझना चाहिए, और राष्ट्रीय आंदोलन के साथ धोखा करने जैसा होगा ऐसा करोगे। समर यात्रा कहानी में प्रेमचंद अपने भारतीय राष्ट्रवाद की को दिखाया। इस कहानी में उन्होंने इस बात का चित्रण दिखाया कि स्वाधीनता संग्राम के सही वाहक वही लोग हैं जो सामाजिक और आर्थिक रूप से शोषित होते जा रहे हैं। इस कहानी में उन्होंने इस भावना और साहस प्रभावशाली वर्णन किया है कि वे दिखा रहे हैं कि किस प्रकार स्वाधीनता आंदोलन पूरे फैल रहा। जो कहानी है उसमें इस बात का चित्रण किया गया कि किस प्रकार से स्वयं सेवक आगे बढ़ रहे हैं। पति पत्नी कहानी के बारे में मैंने बताया।
प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में राष्ट्रवाद की व्यापकता को चित्रित करते हुए जिन बातों पर विशेष बल दिया, उसमें क्या थी? स्वाधीनता कहने से पूर्ण स्वराज की मांग, राष्ट्र को सर्वोपरि समझने की भावना, किसानों का विद्रोह भाव। प्रेमचंद की दृष्टि में उस राष्ट्रवाद में व्यापकता नहीं आ सकती जो छोटा हो, स्वार्थी हो। प्रेमचंद अच्छी तरह जानते थे कि जब तक हम धार्मिक समस्याओं में उलझे रहेंगे, तब तक राष्ट्र की एकता के विषय में हम सोच ही नहीं पाएंगे। वे अंग्रेजों की उस नीति को भी समझ रहे थे जिसके तहत अंग्रेज सरकार हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़कर स्वाधीनता आंदोलन को कमजोर करने की साजिश कर रही थी। निश्चित रूप से ही यही कारण रहा होगा कि उन कहानियों की रचना के पीछे सांप्रदायिकता की समस्या पर उनके द्वारा लिखी गई कहानी होगी। प्रेमचंद की एक चर्चित कहानी है हिंसा परमो धर्म, जिसमें प्रेमचंद ने धर्म परिवर्तन की समस्या का चित्रण करते हुए बताया है। सांप्रदायिकता के विष वृक्ष को बढ़ता हुआ चित्रित किया गया है कि हिंदू को मुसलमानों को हिंदू बना रहे हैं और मुसलमान हिंदुओं को मुसलमान, दोनों वर्ग इस काम में पूरी तरह से प्रयास है। जिहाद शीर्षक जो कहानी है उसमें भी प्रेमचंद ने धर्मांधता का चित्रण किया है। पंच परमेश्वर कहानी में भी उन्होंने हिंदू मुस्लिम मित्रता का एक आदर्श प्रस्तुत किया। स्वाधीनता आंदोलन को सफल और सार्थक बनाने के लिए जरूरी था कि लोग जो है धार्मिक कूपमंडुकता से बाहर निकले। उनकी गलतियां राष्ट्रवाद को संकीर्ण बना रही थी। यद्यपि वह भी एक दुखद सत्य है कि संकीर्ण दृष्टि वाले राष्ट्रवादी को बहुत सफलता मिली। प्रेमचंद की अगर कहानियों में हम देखते हैं तो प्रेमचंद जाति व्यवस्था को भी भारतीय राष्ट्रवाद के घातक मानते हैं। उन्होंने कहा है उनका उद्देश्य है कि जाति व्यवस्था की जड़ से उखाड़ फेंकना है हमें। वे दलितों को पूरा और पूरा सम्मान देने के पक्ष थे। उनकी कहानी थी सौभाग्य के कोड़े में प्रेमचंद चित्रित करते हैं कि ब्राह्मण होने के लिए ब्राह्मण के घर में पैदा होना जरूरी नहीं है। जिस व्यक्ति में नम्रता हो, शील हो, विनय हो, आचार, धर्मनिष्ठा, प्रेम, विद्या, प्रेम आदि गुण हो, वे भी ब्राह्मण कहलाने के अधिकारी हैं। यहां प्रसंगवश गोदान में माता दीन की दी हुई जाति की परिभाषा याद आ जाती है। प्रेमचंद अपनी कहानियों में हमेशा यही बताते हैं कि आपस में धार्मिक विद्रोह की भावना न रखें। प्रेमचंद का मानना था कि जिसके हाथ में नेतृत्व है, अगर उनका आचरण दोहरा होगा तो इससे स्वाधीनता संग्राम को ठेस पहुंचेगी और राष्ट्रवाद के प्रति संदेह पैदा होगा। स्वाधीनता आंदोलन और प्रेमचंद, स्वाधीनता आंदोलन और राष्ट्रवाद का अंतः संबंध क्या है? क्योंकि प्रेमचंद तो स्वाधीनता आंदोलन के साधक थे और उनका लगभग सारा लेखन किसी न किसी रूप में मुक्ति आंदोलनों से जुड़ा हुआ है। कि भारतीय स्वाधीन हो और स्वाधीन भारतीय सिद्धांत पर अपना विकास करे। उन्होंने सन 1930 में बनारसी दास चतुर्वेदी, उसने अपनी इच्छा प्रकट की। उनकी प्रबल आकांक्षा है कि हम भारतीय स्वराज संग्राम से विजयी हो। प्रेमचंद अपने लेखन के माध्यम से स्वाधीनता संग्राम के एक प्रतिबद्ध सिपाही के रूप में उपस्थित होते हैं।
एक मिनट, जो भी स्टूडेंट अभी ऑनलाइन बने हुए हैं वह अपना एनरोलमेंट नंबर मैसेज बॉक्स में टाइप कर दे। यह जो है पहली इकाई पढ़ाई आ रही है MSD 10 की सुजाता गुप्ता जी। पहली इकाई खत्म होने को आ गई है, अब दूसरी इकाई शुरू होगी। और जो भी स्टूडेंट्स अभी ऑनलाइन बने हुए हैं अपना एनरोलमेंट नंबर मैसेज बॉक्स में टाइप कर दें। सर क्लास बहुत देर से ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे थे 2 बजे से, लेकिन क्लास ज्वाइन नहीं हो पा रहा था। अभी तो पता क्लास नहीं का कितने समय तो यूजर्स। सुजाता जी 2:30 पे है, तो 2:30 पे ही लिंक दिया जाता है, तो 2:30 पे ही शुरू होती है क्लास। हालांकि 2-4-5 मिनट कभी लेट हो जाती है या जल्दी हो जाता है, पर 2:30 से पहले क्लास कभी भी शुरू नहीं होती है। 2:30 वो से 2:30 3:30 बजे बजे। से शुरू कर रहे थे, लेकिन स्टार्ट ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे हम, कोई बात इसलिए नहीं, कोई पता बात नहीं नहीं। चला। हाँ, थोड़ा नेटवर्क सा सर ये प्रॉब्लम। इसको एक बार अगर संक्षिप्त में बता दें तो ठीक स्वाधीनता है, ठीक है, मैं अभी आंदोलन। बताऊंगा। वैसे तो समरी बता दूंगा मैं इस इकाई की। तो जैसे हमने आज इस इकाई में पढ़ा स्वाधीनता आंदोलन और प्रेमचंद। स्वाधीनता आंदोलन से जो भी जुड़ी कहानियां थी हमने उसका विश्लेषण किया, और साथ साथ उनकी राष्ट्रवाद विषय जो दृष्टियां थी उनका भी अध्ययन किया। हमने देखा कि प्रेमचंद के लिए स्वाधीनता कितना बड़ा अर्थ लेकर आती है। स्वाधीनता कहने से सिर्फ अंग्रेजों से मुक्त हो जाना ये नहीं कहते थे प्रेमचंद। स्वाधीनता का मतलब था उपनिवेशवाद से मुक्ति, किसानों की स्वाधीनता, स्त्रियों की स्वाधीनता, सामंतवाद से विषय जो है भारतीय समाज की मुक्ति, दलितों की मुक्ति, मजदूरों की शोषण दमन से मुक्ति, और सबसे बड़ी थी हमारी मानसिक रूप से जो हम गुलाम हो चुके थे उससे हमें स्वाधीन होना है। स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण प्रेमचंद ने अपनी बहुत सारी कहानियों में बताया। उन कहानियों की मैं चर्चा कर चुका हूं, तो फिर आगे तो हम प्रेमचंद की और इसी तरह की कई कहानियां पढ़ेंगे। प्रेमचंद का ही है ये पूरा खंड, तो उस पे हम चर्चा कर लेंगे। फिर हमने देखा कि राष्ट्रवाद के बारे में प्रेमचंद किस तरह से चित्रण करते हैं, राष्ट्र के बारे में किस तरह से उनकी भावना है। तो प्रेमचंद स्वाधीनता आंदोलन के साथ तो थे ही, उनका लगभग सारा लेखन किसी न किसी मुक्ति आंदोलन से जुड़ा हुआ है। उनकी इच्छा थी कि भारत स्वाधीन हो और स्वाधीन भारत समतामूलक सिद्धांत पर अपना विकास करे। और प्रेमचंद ने अपने लेखन के माध्यम से स्वाधीनता संग्राम के प्रति इस तरह से एक सिपाही के रूप में उपस्थित होते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि जिसे भारतीय राष्ट्रवाद कहा जाता है वह ठीक ठीक स्वाधीनता आंदोलन के दिनों में ही विकसित हुआ था राष्ट्रवाद। और स्वाधीनता आंदोलन की सफलता के लिए राष्ट्रवाद एक आवश्यक हथियार के रूप में सामने आया था। राष्ट्रवादी जो विचारधारा थी यह एक राष्ट्रवाद था कि लाखों करोड़ों लोग अपना अपना स्वार्थ छोड़कर भारत माता की जय का नारा लगा रहे थे। ये राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। सबके सामने एक ही लक्ष्य था, अपने भारत को मुक्त कराना। स्वाधीनता आंदोलन के लिए आवश्यक था कि वो भारत में रहने वाले लोगों में देश के लिए मर मिटने का भाव पैदा करे। राष्ट्रवाद ने यही काम किया, और कहा जाए तो इस अर्थ में राष्ट्रवाद ने प्रगतिशील भूमिका का निर्वाह किया। प्रेमचंद की कहानियों में स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण के साथ साथ राष्ट्रवाद का चित्रण भी हुआ है। कहना चाहिए कि प्रेमचंद के जो कथा साहित्य है स्वाधीनता आंदोलन और राष्ट्रवाद एक ही सिक्के के दो पहलू के रूप में चित्रित है। जिन कहानियों में प्रेमचंद ने राष्ट्रवाद को कटघरे में खड़ा किया उनमें भी स्वाधीनता का आंदोलन केंद्र में रखा। प्रेमचंद ने अपनी जो कहानी थी पति से पत्नी, उस कहानी में स्वाधीनता आंदोलन को बल देने के लिए राष्ट्रवाद का सहारा लिया गया, क्योंकि कहानी की जो नायिका थी पत्नी अपने पति में राष्ट्रीयता का भाव जगाती है। वो उसे लज्जित करते हुए कहती कि छोटे से छोटे राष्ट्र भी किसी दूसरी जाति के गुलाम बनकर नहीं रहना चाहते। क्या एक हिंदुस्तानी के लिए शर्म की बात नहीं है? वो अपने थोड़े से फायदे के लिए सरकार का साथ देकर अपने ही भाइयों के साथ अन्याय करे। पति से पत्नी
पत्नी से पति कहानी में ही दिखाया गया, क्योंकि पति जो था अंग्रेजों का साथ दे रहा था, यानी अपने भाइयों से विद्रोह कर रहा है। इसी तरह जुलूस में बीरबल सिंह जो है राष्ट्रवादी भाव के पैदा होने पर ही स्वाधीनता संग्राम के लिए शहीद हुए इब्राहिम अली की विधवा से क्षमा मांगने आता है। समर यात्रा में भी सत्याग्रहियों द्वारा गाया जाने वाला जो गीत था, वह गीत राष्ट्रीयवाद की भावना को जगाता है। आहुति कहानी की नायिका भी जो है स्वाधीनता चाहती है, एक समता मूलक समाज का निर्माण किया जा सके। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रेमचंद के साहित्य में स्वाधीनता आंदोलन, प्रेमचंद के कथा साहित्य में स्वाधीनता आंदोलन और राष्ट्रवाद। अब नारी जीवन के साथ प्रेमचंद का क्या पहलू है, क्या संबंध है नारी जीवन और प्रेमचंद? क्योंकि प्रेमचंद ने 1900 के आसपास लिखना शुरू किया और 1936 तक कॉन्टिन्यूस लिखते गए। और ये जो टाइम था ना 1900 से 1936 का समय, प्रेमचंद का ये समय भारतीय समाज में स्त्रियों और दलितों के लिए दोहरी गुलामी का समय था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हमारे कवि है छायावाद के, उन्होंने ठीक ही कहा कि हमारे समाज में स्त्रियां दासों की दासियां हैं। और ये वो समय था जिसमें स्त्रियां एक साथ उपनिवेशवाद और सामंतवाद की चक्की में पिस रही थी। वह राजनीतिक और सामाजिक दासता का कारुणिक इतिहास है। दुनिया भर के इतिहास में खोजना मुश्किल नहीं है कि जो भी समाज गुलाम रहा है उसमें स्त्रियों का ही सबसे ज्यादा उत्पीड़न होता है। सामंती समाज में प्रतिद्वंदी पर वह अपनी प्रभुता स्थापित करने के लिए या उसे नीचा दिखाने के लिए उसकी स्त्री का अपहरण करके ले आता था। आज भी इस देश में सामंती मानसिकता का अंत नहीं हुआ है। कश्मीर में हिंदू स्त्रियों के साथ और गुजरात में मुस्लिम स्त्रियों के साथ हुए दुराचार में यही मानसिकता देखने को मिलती है। इसके लिए प्रेमचंद स्त्री शिक्षा को बहुत जरूरी मानते थे। दहेज के प्रसंग में लिखते हुए उन्होंने लिखा कि हमें तो इसका एक भी इलाज नजर नहीं आता, और वह यह कि लड़कियों को अच्छी शिक्षा दी जाए और उन्हें संसार में अपना रास्ता अपने आप बनाने के लिए छोड़ दिया जाए, उसी तरह जैसे हम अपने लड़कों को छोड़ देते हैं। उनको विवाहित देखने का मोह हमें छोड़ देना चाहिए। जैसे युवकों के विषय में उनके पथभ्रष्ट हो जाने की परवाह नहीं करते हम, उसी प्रकार हमें लड़कियों पर भी हमें विश्वास करना चाहिए। यह दो बातें बिल्कुल साफ है। एक तो दहेज जैसी अमानवीय प्रथा, उसको सदा के लिए समाप्त करने का संकल्प, अगर लड़कियों को इसी तरह छोड़ देंगे तो। और दूसरा, सदियों से पुरुष स्त्री को सिर्फ घर के भीतर रखने वाली जो चीज समझता था, उनकी शारीरिक कमजोरी का बहाना करते थे। पुरुष को सदा यही लगते रहता था कि स्त्री अबला है, वो कोमल अंगी है, बाहर का संसार उसके लिए ठीक नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि लंबे समय तक स्त्री के मन में तन को कोमलता को पुरुष ने अपना एक एकाधिकार के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। उसे बराबर डर लगता रहता है कि उसके साम्राज्य को स्त्री जीत न ले। इसके लिए स्त्रियों के बाहर की दुनिया में प्रवेश निषिद्ध कर दिया पुरुष प्रधान समाज ने। जब चाहा जहां चाहा जिसे जिस खूंटे में बांधा लकड़ी को बांध दिया, लड़की को बांध दिया। लड़की को उप तक कहने का सामाजिक अधिकार नहीं। प्रेमचंद अच्छी तरह जानते थे कि स्त्री और पुरुष का भेद जो है प्राकृतिक से अधिक सांस्कृतिक है। दुनिया में पुरुष को कहने और करने दोनों का अधिकार प्राप्त है, स्त्रियों को सिर्फ बंदी रहने का अधिकार है। तो स्त्री शिक्षा पर प्रेमचंद ने अपना एक लेख लिखा, कुमारी शिक्षा का आदर्श। उसमें लिखा कि मुश्किल तो यह है कि पुरुषों ने महिलाओं को इतना सताया कि अब वे माताएं और गृहिणी न बनकर अपनी आर्थिक स्वाधीनता प्राप्त करने पर तुली हुई हैं। अगर पुरुष बच्चे पालना और भोजन पकाना नहीं जानते तो नारी क्यों सीखेगी? जो विद्या पढ़कर पुरुष रोटी कमाता है और इसलिए कि औरतों को अपनी लौंडी समझता है, वही विद्या स्त्रियां भी सीखना चाहती है। क्या स्त्रियां कमाना नहीं जानती? वो खाना क्यों पकाएगी? वकालत क्यों न जाए?
अध्यापिका क्यों नहीं बन सकती? इसका फैसला हमारी देवियों को ही करना चाहिए, उनकी कन्याएं कैसे शिक्षा पाए। स्वार्थी पुरुषों का फैसला ये क्यों मंजूर होगा? यह प्रेमचंद की विस्तृत जीवन दृष्टि है। एक मजेदार जोरदार उदाहरण है कि प्रेमचंद की स्पष्ट धारणा थी कि लड़कियों को जीवन में तमाम अधिकार मिले। उनकी दृष्टि में लड़की की राय जाने बिना या दहेज न दे पाने की मजबूरी से किया हुआ बेमेल विवाह, जैसे हम निर्मला उपन्यास में देखते हैं, अथवा रूपा की स्थिति से चला जाता है। दहेज रूपी कुव्यवस्था जो है पूंजीवाद की ही देन है, और यद्यपि सामंती दौर में भी इसका प्रचलन था, तो इसकी पूंजी के लिए जोर इसे और अधिक विकृत बना दिया। तो स्त्री के अधिकार का जहां प्रश्न है, प्रेमचंद क्या कहते हैं कि भारत में प्रेमचंद ही ऐसे लेखक हैं जिन्होंने स्त्री के अधिकार के बारे में प्रश्न किया। पुरुष और स्त्री के अधिकारों का बहुत असमानता देखने को मिलती है। पुरुष का स्त्री के बिना काम नहीं चल सकता, और वह उस जोर से आजमाना भी नहीं भूलता। भारत में प्रेमचंद ऐसे ही लेखक है। उन्होंने नारी जाति के अधिकार में लिखा कि पुरुषों ने नारी जाति के स्वत्वों का अपहरण करना शुरू किया, लेकिन राष्ट्रीयता और सद्बुद्धि की जो लहर इस समय आई हुई थी, इन तमाम भेदों को मिटा देगी। एक बार फिर हमारी माताएं उसी ऊंचे पद पर आरूढ़ होगी। इसी तरह प्रेमचंद ने और भी जो स्त्री जीवन में विधवा की स्थिति, विधवा विवाह का प्रश्न अपने कथा साहित्य में दिखाया। प्रेमचंद युग में विधवाओं की बड़ी दयनीय स्थिति थी। एक तो स्त्री, ऊपर से विधवा। बेचारी ऐसी स्त्री पर दुख का पहाड़ टूट पड़ना। अपने को जो लोग सभ्य कहते हैं, अपने तानों से उस दुखी स्त्री का हृदय छलनी कर देते हैं। बहुत कुछ बदलने के बाद भी आज समाज में विधवाएं, खास करके युवावस्था में, विधवाओं के प्रति सहानुभूति तो रखता ही है, लेकिन सहानुभूति का व्यवहार नहीं करता। प्रेमचंद का संवेदनशील हृदय स्त्री की शोचनीय दशा से बहुत आहत था। और दूसरी जो समस्या थी, बाल विवाह। बाल विवाह, अगर बाल विधवा हो गई तो फिर तो और क्या कहना, फिर ऊपर से ताना। प्रेमचंद ने दोनों पर टिप्पणी की, और अक्टूबर 1933 में लिखी टिप्पणी विधवाओं के गुजारे का बिल में साफ साफ लिखते हैं कि हिंदू समाज का पतन का मुख्य कारण अगर जाति भेद है, तो विधवाओं की दुर्दशा तो उसका खास सबक है। जिसे हम देखते हैं कि प्रेमचंद विधवाओं के विषय में समाज में ये कहते हैं कि समाज में तो अछूतों को निम्न श्रेणी का माना जाता था, पर विधवाएं तो सवर्ण और सभ्यती कहलाने के लिए ललायत लोगों में वहां से अच्छी है। स्वामिनी कहानी में वो देखने को मिलता है। और तलाकशुदा नारी के बारे में देखते हैं कि तलाक की क्या अवधारणा थी। प्रेमचंद ने अपने कथा साहित्य में क्या बताया। हमारे देश में विवाह के बाद पत्नी को छोड़ने की भी एक बहुत लंबी परंपरा रही है। जब चाहा कोई भी मिथ्या कारण बताकर पत्नी को घर से निकाल दिया। मिथकों में, लोक कथाओं में भी जो पुत्र प्राप्ति पर पाए जाने वाले सोहर में भी गाना गाया जाता है, उसमें भी पतित मानसिकता को रेखांकित करते हुए हैं। आज भी गांव में लोग बिना अदालत गए पत्नियों को उल्टा, भ्रष्टा, बांझ, कुरूप आदि कहकर छोड़ देते हैं। पुरुषों में ये बुराइयां ऐसों की नजर में विशेषता है। छोड़ी हुई स्त्रियां इधर उधर दर बदर भटकती है। ऐसे में शिक्षा के प्रसार के बाद यहां तलाक जैसे नियम का आना भी एक जरूरी घटना थी। इस नियम ने एक और जहां पुरुष की लनपटता पर लगाम लगाने की कोशिश कही, वहीं दूसरी ओर उन स्त्रियों को बल दिया जो परित्यक्ता हो रही हैं।
प्रेमचंद युग में ही तलाक बिल जो है प्रत्यक्षदर्शी है, उनका समर्थन और उसका विरोध उसकी पुतलियों पर अटका पड़ा है, क्योंकि प्रेमचंद ने अपने समय के स्त्री मुद्दे पर सर्वाधिक गंभीरता से विचार करने वाले लेखक थे। प्रेमचंद स्त्रियों के साथ हुए और हो रहे अत्याचार को देखते हुए तलाक बिल का समर्थन तो करते हैं, लेकिन अपने कथा साहित्य में इस बात पर भी ज्यादा जोर देते हैं कि विवाह का रिश्ता जो होता है वो जीवन पर्यंत बना रहता है, इसलिए इससे अधिक सुखद और कुछ भी नहीं हो सकता। पति पत्नी के रिश्ते से सुखद और क्या। वे इसी टिप्पणी पर आगे लिखते हैं कि हिंदू विवाह का आदर्श बहुत ऊंचा है। हिंदू विवाह और तलाक दो परस्पर विरुद्ध बातें हैं, लेकिन इस आदर्श का मूल्य बहुत कम हो जाता है जब उसके पालन का भार केवल स्त्रियों पर रख दिया जाता है, विशेषकर जब हिंदू देवियां खुद इस बिल की मांग पेश कर रही हैं, तो पुरुषों को तो उसे स्वीकार करने के सिवा और कोई रास्ता ही नहीं है। प्रेमचंद की जो कर्मभूमि उपन्यास में नैना और सुखदा का संवाद उल्लेखनीय। नैना सुखदा से कहती है, तुम कहती हो पुरुष के आचार विचार की परीक्षा कर लेनी चाहिए, क्या परीक्षा कर लेने से धोखा नहीं होता? आए दिन तलाक क्यों होते रहते हैं? तो सुखदा बोलती है, तो इसमें बुराई क्या है? यह तो नहीं होता कि पुरुष गुलछर्रे उड़ाए और स्त्री उसके नाम पर रोती रहे। नैना ने तो जैसे रटा रटाया वाक्य बोल दिया। हाँ, प्रेम के अभाव में सुख कभी नहीं मिल सकता, बाहरी रोकथाम से कुछ न होगा, कर्मभूमि में लिखा गया है। प्रेम सुखदा के इस कथन को आधार मिलता है गोदान की मीनाक्षी में। यद्यपि खुद सुखदा इसी उपन्यास में आगे चलकर अपने को दुख के बाद में बंधन में डाला रहना सुखकर बताती है, स्त्रियों से जुड़ी और भी कई समस्याएं हैं जो प्रेमचंद अपनी कथा साहित्य में दिखाते हैं। प्रेमचंद स्त्रियों के खरीदे और बेचे जाने पर एक बार व्यथित तो उठे। उन्होंने वेश्या समस्या पर गंभीरता से विचार किया। वेश्या नामक कहानी में प्रेमचंद इस पेशे के लिए पुरुष को जिम्मेदार ठहराते हैं और इसकी शुरुआत पुरुषों ने ही की होगी। किसी भी समाज को पतन की ओर ले जाने के लिए यह पर्याप्त है कि समाज में स्त्री पुरुषों की काम तृप्ति के लिए वेश्या बन जाना। वेश्या की नायिका माधुरी कहती कि नारी अपना बस रहते हुए कभी पैसों के लिए अपने को समर्पित नहीं करती है। यदि वह ऐसा कर रही है तो समझ लो कि उसके लिए कोई आश्रय और कोई आधार नहीं है। नारी महज पैसे के लिए इस व्यापार में नहीं आ सकती। मूल कारण हो सकता है उसका समाज में आधारहीन होना। यह आधारहीनता और पुरुष वर्ग की जो काम दीप्ति निगाहें हैं जीविका उपार्जन के लिए, वो इस पैसे पर आ पटकती है। स्त्री मुक्ति की आदर्श स्थिति उन्हें बदलते हुए आजाद जो है समाज में होगी, जिनमें स्त्री पुरुष में कोई असमानता नहीं होगी, जिसमें लिंग, जाति, धर्म और अर्थ के आधार पर कोई शोषण नहीं होगा। सेवा सदन उपन्यास में टिप्पणी करते हुए रामविलास शर्मा ने भी इस संदर्भ में उचित लिखा है कि प्रेमचंद समस्या का समाधान देना चाहते थे, लेकिन उचित समाधान देने में ऐतिहासिक सीमाएं बाधित थी। नारी की स्वाधीनता और सम्मान रक्षा का प्रश्न देश की आम जनता, आम सामाजिक राजनीतिक समस्याओं का भी अंग है। तो हम देख सकते हैं कि प्रेमचंद का जो स्त्री संबंधी जो दृष्टिकोण है, प्रेमचंद का दृढ़ विश्वास था कि भारतीय नारी दोहरी और तिहरी गुलामी का शिकार है। उनकी स्पष्ट मान्यता थी कि स्त्रियों को उपनिवेशिक सत्ता के साथ साथ पितृ सत्ता से भी मुक्ति मिलनी चाहिए। इसी स्थिति में उनकी वास्तविक मुक्ति होगी। प्रेमचंद हिंदी के ऐसे पहले रचनाकार होंगे जो चिंतक थे, जिन्होंने पति के अधिकार की वकालत की। वे स्त्री शिक्षा के
उनका मानना था कि शिक्षित और कामकाजी स्त्रियां हैं वास्तविक सामाजिक बदलाव उपस्थित करेगी। वे स्त्री और पुरुष के बीच किए जाने वाले प्रत्येक भेदभाव के विरुद्ध थे। उन्होंने स्त्री शिक्षा, दहेज, स्त्रियों की खरीद फरोख्त, तलाक की समस्या, बेमेल विवाह जैसी समस्याओं पर गंभीर चिंतन किया और आगामी दृष्टिकोण का परिचय दिया। यह कारण नहीं, प्रेमचंद आज भी प्रासंगिक है। तो हम देखते हैं दलित जीवन के बारे में प्रेमचंद क्या कहते हैं। पहले हमने देखा स्वाधीनता आंदोलन के विषय में, फिर स्त्री के विषय में, अब दलितों के विषय में क्या कहते हैं प्रेमचंद। क्योंकि सर प्रेमचंद ये जो लाइन है सर ये जो लाइन है कि स्त्रियों को औपनिवेशिक सत्ता के साथ साथ पितृसत्ता से भी मुक्ति मिलनी चाहिए, जो ये क्लियर नहीं हो। अभी जो मैंने बताया ना, स्त्रियों को औपनिवेशिक सत्ता के साथ साथ जो उपनिवेशवाद है, जो विश्व स्तर पर उपनिवेशवाद है, उससे जो है उन्हें मुक्ति मिलनी चाहिए। यानी अपनी भी कोई सत्ता होती है। जैसे पुरुषों को छोड़ दिया गया, उन पे किसी भी तरह की लगाम नहीं थी। जैसे पुरुषों महिलाओं को हमेशा हम अपने अंडर में रखना चाहते हैं। पुरुष आज है, महिला आज है पिता के अंडर में, कल जाएगी पति के अंडर में, फिर बूढ़ी हो जाएगी तो वो बेटे के अंडर में। उसके खिलाफ जिस तरह से हमने एक सपना देखा है कि मैंने जैसे अभी पहले पढ़ाया कि हमें लड़कियों के प्रति जो मोह है, मोह भंग करना होगा कि हम उसे जो है एक शादीशुदा रूप देखें लड़की का। लड़कियों को भी अपने रास्ते खुद बनाने के लिए उन्हें छोड़ देना चाहिए। जी सर, जो जी इस औपनिवेशिकवाद, यानी उसको पूरी तरह से विश्व स्तरीय बनाओ। महिलाओं को भी उसी तरह से, जैसे पुरुषों को हमने छोड़ा, पुरुषों को सारे अधिकार जैसे दिए ना हमने, पुरुष कुछ चाहे कुछ भी करे, वैसे हम महिलाओं को भी पूरी तरह से मुक्ति मिलनी चाहिए, यह कहा गया है। यानी जी सर। गुलाम किसी तरह से रहना नहीं है, वो किसी के साथ भी हो जाए। सुजाता जी समझ में आया? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। हाँ हाँ। जैसे हम क्या करते हैं, लड़के लड़की में यही भेद है, हमारी ही मानसिकता है कि हमने महिलाओं को जो है उनको खुलकर जीने का मंच नहीं दिया। हमें उनको खुलकर रहने का, हमने ही सोचा कि हमारी बेटियों को या हमारी लड़कियों को अगर हम इस तरह से खुला छोड़ देंगे तो पता नहीं वो क्या करेंगे। हमारी ही भावनाएं ऐसी थी, हमारी ही विचार ऐसे थे कि हम उनको खुला मंच नहीं दे सके, जिससे वो अपना रास्ता खुद बना सके। उसके ऊपर हमेशा हमने ये मोह रखा कि इसका भी जो है हम शादीशुदा रूप देखेंगे, या इसका हम शादी करेंगे, या इसकी आगे के विचार, समाज क्या कहेगा। उसको अगर हम स्वाधीनता देते पहले से ही, तो आज ये स्थिति नहीं होती। पुरुष और महिला को हम पहले से ही समान सोचते। हमने तो सिर्फ महिलाओं को क्या सोचा, एक घर में रखी जाने वाली बंद करके यहाँ घर में रख दिया, जैसे गाय को खूंटे से बांध दिया जाता है, उसकी रस्सी जितनी दूर तक जाती है वो उतनी दूर चरने जाती है, उससे आगे वो नहीं जा सकती। यानी उसके पीछे किसी का हाथ है, कोई उस स्त्री के पीछे वो खूंटा है जो उसे जाने नहीं दे रहा है, आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। उस खूंटे से मुक्ति करनी है हमको, जिससे नारी मुक्ति की भावना हो। वो चाहे यहाँ ससुराल में हो, चाहे मायके में हो, या फिर कहीं पर भी हो, किसी भी तरह से समाज में नारी की जो स्वतंत्रता है उसके पक्षधर थे हमारे प्रेमचंद जी। इसीलिए वो सब तरह से औपनिवेशिक सत्ता में तो मुक्ति दिलाना चाहते हैं, और पितृसत्ता से भी मुक्ति दिलाना चाहते हैं प्रेमचंद। जो गुलाम रहती है, गुलामी से मुक्ति, एक अर्थ में कहा जाए तो स्त्री की गुलामी से मुक्ति। किसी भी अर्थ में वह जो है पराधीन रहना नहीं चाहती, वो किसी के अंडर में नहीं रहना चाहती। तो इसके बाद हम देखते हैं दलित जीवन में के बारे में प्रेमचंद क्या कहना चाहते हैं। प्रेमचंद हिंदू समाज की इस विडंबना से बहुत दुखी थे, क्योंकि वो समाज जिसे अपना भाई कहते हैं हम, और उसी के साथ हम दुर्व्यवहार करते हैं। तो एक ऐसा समाज है जिसमें मनुष्य के गुण अवगुण नहीं, बल्कि क्या देखा जाता है, जाति देखा जाता है।
तो इस बात में हमें कोई लेकर भ्रम नहीं था कि ये जो पतनशील प्रवृत्ति है हिंदू समाज के लिए नहीं बल्कि भारतीय समाज के लिए भी अत्यंत घातक है। हमारा कर्तव्य, जो उन्होंने आर्टिकल लिखा उसमें साफ साफ कह दिया कि हमारा कर्तव्य तभी पूरा होगा जब हम देश के वर्तमान अछूतपन को जड़ मूल से नष्ट करेंगे। जो छुआछूत की प्रथा है हमारे, तो वर्ण व्यवस्था के बारे में ये कहते हैं कि हमें इसको मिटाना होगा पूरी तरह से। और जिस टाइम प्रेमचंद लिख रहे थे उसी समय जो है गांधी जी ने भी कहा था, अस्पृश्यता या छुआछूत अगर हिंदू धर्म में है तो मुझे कहना पड़ेगा कि उसमें शैतानियत भरी हुई है, धर्म नहीं है हिंदू धर्म में। और गांधी कह रहे थे कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि हिंदू धर्म ये सब कुछ नहीं है। जब तक प्रत्येक हिंदू अपने चमार, भंगी आदि जो है, जो भी जाति है, वो भाइयों को भी अपने सगे भाई की तरह हिंदू न समझेंगे, तब तक मैं उन्हें हिंदू नहीं समझूंगा। मनुष्य तिरस्कार और दया, इन दो चीजों के साथ नहीं रह सकता। हमारा कर्तव्य निबंध में ही लिखा गया है। तो हम देखेंगे कि गांधी जी के इस कथन में धर्म महत्वपूर्ण होते हुए भी समता है। समता से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है धर्म। कोई भी समाज या देश विषमता में रहते हुए विकास नहीं कर सकता। गांधी और प्रेमचंद दोनों के विचार मिलते जुलते हैं। प्रेमचंद अच्छी तरह जानते थे कि हमारे समाज में जो है सवर्ण समाज में ऐसे लोग हैं जो दलितों के रहन सहन, उसकी अशिक्षा आदि के बीच में लाकर उनके विकास का मार्ग अवरुद्ध करने में कोशिश कर रहे हैं। हमारे समाज के ही ऐसे लोग थे जो उनको आगे बढ़ने नहीं दिए। उनकी इच्छा क्या थी, अगर दलित आगे बढ़ जाएंगे तो उनका काम कौन करेगा, फिर कौन उनकी जी हजूरी करेगा, किसका शोषण करके वो बड़प्पन की भूख अपने मन में शांत करेगा, मैं बड़ा हूं बोलकर सोचेगा। प्रेमचंद ऐसे लोगों को अच्छी तरह से पहचानते हैं। उन्होंने लिखा है कि कहा जाता है कि अछूतों की आदतें गंदी होती है, वो रोज नहाते नहीं है, निषिद्ध काम करते हैं। क्या जितने सछूत हैं वो रोज नहाते हैं? क्या कश्मीर में जब बर्फ गिरती है तो अल्मोड़ा के ब्राह्मण हर रोज नहाते हैं? हमने तो काशी में ऐसे ऐसे ब्राह्मणों को भी देखा है जो ठंड में भी नहीं नहाते, फिर भी उनको पवित्र माना जाता है। यह इसी अन्याय का प्रायश्चित है कि संसार के अन्य देशों में हिंदू मात्र को अछूत समझा जाता है। फिर शराब क्या ब्राह्मण नहीं पीता? कितने ही ब्राह्मण शराब पीते हैं, मगर अछूतों को तो मंदिर में जाने से भी पाप लगता है, उनको घुसने नहीं दिया जाता। मंदिर शीर्षक जो कहानी है उसमें वही समस्या दिखाई गई, दलित समस्या। उसकी नायिका सुखिया दलित है जाति की, बेटे का रोग ठीक करने के लिए मंदिर में पूजा करना चाहती है, पर पुजारी उसे अनुमति नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वो दलित है। तो उस कहानी में जो दिखाया गया, खल पात्रों को ध्यान में रखकर प्रेमचंद ने लिखा कि फिर क्यों धर्म का संसार में ह्रास हो, क्यों न रूस वाले धर्म को अफीम का नशा समझे, क्यों न गिरजाघर या जो चर्च कहते हैं वो तोड़ दिए जाए और धर्म को कलंकित करने वाले इन स्तंभों का समाज से बहिष्कार कर दिया जाए। समाज में जो भी हमारे पूजा स्थल बनाए गए वो एक तरह का हमारे में विविधता ही बांटते हैं, समानता का समर्थन किया। प्रेमचंद के दलित संबंधी चिंतन का विचार करते हुए बी आर अम्बेडकर के बारे में भी हमें जानना है, क्योंकि बी आर अम्बेडकर ने गांधी जी के द्वारा जो चलाए जा रहे दलितों का मंदिर प्रवेश के अधिकार संबंधी आंदोलन से अपना मतभेद प्रकट किया और कहा कि अछूतों को मंदिर प्रवेश उतनी जरूरत नहीं है जितनी इस बात की कि साधारण हिंदू उनमें सज्जनता का व्यवहार करें और उन्हें बराबर समझे। मंदिर में नहीं घुसेगा तो भी चल जाएगा अछूत, पर उनके साथ जो ये व्यवहार हो रहा है दुर्जन व्यवहार, वैसा न हो। समान रूप से देखिए वो लोग। और प्रेमचंद को दलितों की स्थिति का पूरा पूरा सही ज्ञान था।
क्योंकि उनके प्रेमचंद की दृष्टि में दलितों को की सुविधा दी जाए। उनका एक लेख था पावन तिथि, उसमें लिखा कि असल में समस्या तो आर्थिक है। यदि हम अपने हरिजन हरिजन भाइयों को उठाना चाहते हैं तो हमें ऐसे साधन पैदा करने होंगे जो उन्हें उठने में मदद दें। विद्यालयों में उनके लिए वजीफे करने चाहिए, यानी स्कॉलरशिप। नौकरियां देने में उनके साथ थोड़ी सी रियायत करनी चाहिए, थोड़ा जो है उनके लिए कंसेशन या उनके लिए जगह रखनी चाहिए। प्रेमचंद चाहते थे कि दलितों में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, जिससे वे अपने जीवन और समाज के अधिकार को दूर करें, अंधकार को दूर करें, और फिर ज्ञान रूपी दीपक उनके दिल में जगेगा। तो यहाँ हम देखते हैं प्रेमचंद अलग से हरिजन छात्रालयों के पक्ष में नहीं थे। उन्हें लगता था कि इससे दूरी और बढ़ेगी अगर अलग से स्कूल अगर खोल देंगे हरिजनों के लिए। तो उनका मानना था कि जिस छात्रावास में सवर्ण जाति के लोग रहेंगे उसी में भी हरिजनों के बालक भी उन्हीं सुविधा के बराबरी के साथ रखा जाए। ऐसा ना होने पर दलितों के मन में कुंठा बनेगी, उनमें आत्मबल भी आएगा। ऐसा अगर एक साथ दोनों को बिठाएंगे तो उनमें विकास होगा। आज प्रेमचंद की इस धारणा पर विचार करते हुए प्रतीत होता है कि प्रेमचंद ने भविष्य के बारे में इतना कुछ सोच रखा था। आज का समाज प्रेमचंद की यही जो है राय जाने अनजाने में पूरी तरह से मानने में बाध्य है। आज भी जो है सवर्ण असवर्ण सबको एक साथ बैठाकर पढ़ाया जाता है। तो जाति उन्मूलन का उद्घोष भी जो है प्रेमचंद की कहानियों में देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि प्रेमचंद समाज में समानता दिखाने के लिए पूरी तरह से प्रयास थे। सवर्ण समाज में कुछ बुरे चरित्र भी थे, उन्हें अपमानित लांछित किया गया कई बार कहानियों के माध्यम से, और यथार्थवादी कहानियां लिखी गई, यानी जीवन से जुड़ी सच्चाइयां। ऐसी कहानी थी सदगति कहानी। उपन्यास भी में भी दिखाया, जिस तरह से गोदान में भी वे दिखाते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रेमचंद भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जो विभिन्न प्रकार की असमानता है, उच्च नीच की समानता, जो समाज में विभिन्न वर्ग फैला हुआ है, उच्च वर्ग निम्न वर्ग को उच्च वर्ग किस दृष्टि से देखता है, और उच्च वर्ग हमेशा निम्न वर्ग का शोषण कर रहा है, उसका विरोध किया प्रेमचंद ने। और भारतीय समाज का वास्तविक तभी संभव होगा जब वर्ण व्यवस्था का पूरी तरह से नाश हो जाएगा। और समाज के वर्चस्वशाली वर्ग ने प्रेमचंद का व्यापक विरोध भी किया कि ऐसे कैसे हो सकता है, पर प्रेमचंद अपने दृष्टिकोण पर अडिग रहे। प्रेमचंद का पूरा लेखन ही स्वाधीनता का लेखन था, चाहे वो दलितों की स्वाधीनता हो, चाहे नारी स्वाधीनता हो, चाहे वह उपनिवेशवादी स्वाधीनता हो, किसी भी तरह के। यहाँ लिखना आवश्यक है कि प्रेमचंद के लिए स्वाधीनता का अर्थ सिर्फ उपनिवेशवाद की स्वाधीनता नहीं थी, सिर्फ जो है अंग्रेजों से हम मुक्ति मिल जाए, हमारा सब कुछ हो जाए। उनके लिए स्वाधीनता एक व्यापक अर्थ वाला पद था। उनकी स्वाधीनता का मतलब था दलितों की स्वाधीनता, स्त्रियों की स्वाधीनता, पितृसत्ता से स्वाधीनता, किसानों की जमींदारी व्यवस्था से स्वाधीनता, मजदूरों और पूंजीवाद से स्वाधीनता। इस तरह से प्रेमचंद ने और भी कई समस्याओं के बारे में विचार किया, जैसे किसान समस्या और सांप्रदायिक समस्या के बारे में हम प्रेमचंद को देख सकते हैं। तो प्रेमचंद को किसान जीवन का एक महान रचनाकार माना जाता है, क्योंकि जब उन्होंने गोदान लिखा ना तभी फेमस हो गए। और किसान जीवन का महाकाव्य कहा जाने वाला गोदान, जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन बने हुए हैं वह अपना एनरोलमेंट नंबर मैसेज बॉक्स पे टाइप कर दें। प्रेमचंद को किसान जीवन का महान रचनाकार माना जाता है। ये उचित है कि किसान जीवन की समस्याओं के प्रति जो गहराई और गंभीरता प्रेमचंद में दिखती है, उतना किसी दूसरे लेखक में नहीं दिखी। जैसे हमने देखा कि प्रेमचंद के साहित्य में दलित समाज भी है, स्त्री भी है, किसान मजदूर भी है, सब है। परंतु प्रेमचंद किसान जीवन का एक अद्भुत कलाकार है।
और प्रेमचंद ने अपने उपन्यास हो या कहानियों में भारतीय समाज और समस्याओं के बारे में जो दृष्टिकोण दिया, भारतीय समाज को हानि पहुंचाने वाली जो समस्याएं थी उसको हम देखते हैं, तो उन सब के खिलाफ जो है प्रेमचंद ने आवाज उठाई। क्योंकि आजादी के पहले जमींदारों का बहुत जोर था। अधिकांश जमींदार जो थे अंग्रेजों के खिदमतगार थे या उनकी कृपा दृष्टि पाकर ही उनके अंडर में रहा करते थे, और ये जमींदार ही अंग्रेजों का शासन मजबूत करते थे। अपने भोग विलास के लिए किसान पर क्या लगाया जाता था? लगान जैसा बोझ। और इनकी स्थिति और अत्याचार से राष्ट्रीय आंदोलन को भी क्षति पहुंच रही थी। तो प्रेमचंद ने लिखा कि दिल लगी यह है कि आज भी जमींदार साहबानी अपने को जमीन का मालिक ही समझते हैं। किसान कहने से क्या प्रेमचंद की नजर में? किसान कहने से सिर्फ जमींदार के अंडर में काम करने वाला, खेती बाड़ी करने वाला किसान नहीं, जिसकी अपनी जमीन भी हो और जो खेती भी करता हो वही है किसान। अंग्रेजी सरकार के पहले ही अपनी हैसियत दलालों की थी, जो बादशाह की ओर से लगान वसूल करने के लिए रखे जाते थे और लगान न अदा कर सकने पर निकलकर बाहर कर दिए जाते थे बड़ी जिल्लत के साथ। हम गोदान में भी देखते हैं इसी तरह से कि किस तरह से गोदान उपन्यास में होरी की जिंदगी किस तरह से बर्बाद हो जाती है जमींदारी प्रथा, पूंजीवादी प्रथा के लिए। इसी तरह प्रेमचंद ने किसान जीवन को लेकर या किसान की समस्याओं को लेकर कई कहानियां लिखी है। बलिदान कहानी, विध्वंस कहानी, नजराना और बेगार प्रथा कहानी। इस तरह कहानी तो हम पढ़ेंगे आगे के खंडों में, कहानियों के बारे में पता भी चल जाएगा। तो इसी प्रकार और एक समस्या थी सांप्रदायिकता की समस्या, जो हिंदू मुस्लिम या जो वर्ण व्यवस्था, धर्म व्यवस्था के बारे में। तो हिंदू मुस्लिम समस्या लंबे समय से भारत में एक बहुत ही सामाजिक और राजनीतिक समस्या है, और प्रेमचंद उस समय के एक सशक्त कथाकार थे। उन्होंने गंभीरता से विचार भी किया, क्योंकि उन्होंने भोगा हुआ पल था उनका, और उसी समय हमारा आजादी का समय भी था। तो उन्होंने लिखा कि बहुत ही दुख की बात है कि दुर्भाग्य से वर्तमान समय में धर्म विश्वासों के संस्कारों का साधन नहीं है, राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि का साधन बन गया है। धर्म हमारी जो है सांप्रदायिकता के लिए आज राजनीति की जा रही है। उसकी हैसियत पागलपन की सी हो गई है, जिसका असूल है कि सब कुछ अपने लिए और दूसरों के लिए कुछ नहीं। जिस दिन यह आपस की होड़ और दूसरे के लिए आगे बढ़ जाने का ख्याल धर्म से दूर हो जाएगा, उस दिन धर्म परिवर्तन पर किसी के कान नहीं खड़े होंगे। सब अगर एक सोचा जाए तो फिर धर्म परिवर्तन और क्या मायने रखेगा। प्रेमचंद ने भारतीय समाज पर पूरी तरह से ध्यान दिया। वे जानते थे कि कुछ लोग अपने स्वार्थ में वशीभूत होकर आपसी चाल चलकर सांप्रदायिक दंगे भड़का रहे हैं। प्रेमचंद के समय में जो भी दंगा भड़काने का प्रमुख तरीका था, एक तो थी जो है धर्मांधता की पराकाष्ठता, धर्म में के खिलाफ जो है मौलवी और पंडितों के विषय में भी उनकी जो धारणा थी आज भी प्रासंगिक है। तो हिंदू मुस्लिम समस्या के बारे में भी प्रेमचंद ने बहुत सारी कहानियां लिखी, और हम देखते हैं कि भारतीय समाज की विभिन्न समस्याओं का हमने आज अध्ययन किया प्रेमचंद के साहित्य में। और प्रेमचंद भारतीय समाज के गहरे जानकार थे। समस्या को उन्होंने बहुत ही बखूबी ढंग से समझा और अभिव्यक्त किया। यही कारण था कि आज भारतीय समाज को क्षति पहुंचाने वाली समस्याओं का गहरी पड़ताल करके कथा साहित्य में चित्रित किया प्रेमचंद ने।
प्रेमचंद के लेखन से ही स्पष्ट है कि उनकी हर संभव कोशिश थी कि मनुष्यता की रक्षा का निर्वाह का साधन बने। तो आज भारतीय समाज के समक्ष भी कई चुनौतियां हैं, आज भी कई समस्याएं हैं। तो प्रेमचंद का साहित्य हमारे लिए एक तरह से मार्गदर्शक बनेगा, और हमारी भी जो है हमें गलती का भी एहसास हो। तो इस तरह से आज का ये खंड समाप्त हुआ। कल की क्लास में फिर दूसरा खंड पढ़ाया जाएगा। जो भी बच्चे ऑनलाइन बने हुए हैं वो अपना एनरोलमेंट नंबर मैसेज बॉक्स में टाइप कर दें। समझ में आया? तो जो पढ़ाया आप लोगों को समझ में आया, जो भी बच्चे थे? जी सर। ठीक है सुजाता जी, फिर भी कुछ भी डाउट हो तो आप फिर मुझे अगली क्लास में पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो फिर आज की क्लास इतना ही रखता हूँ मैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। वेलकम वेलकम।